संबोधित कर रहे हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संजीव सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साक्य जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री संतोष सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी, माननीय सांसद सतीश गौतम जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, अनिल पराशर जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, राजेश चौधरी जी, CRP सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सुरेंद्र दिलेर जी, खैर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि दोपहर 12 बजे से आप लोग यहां पर खड़े होकर के सुरेंद्र दिलेर को तो अपना आशीर्वाद दे ही रहे हैं, लेकिन इतने उत्साह के साथ आपने मेरा इंतजार किया है। बहनों और भाइयों, मैं भी प्रातः 9 बजे वाराणसी में चल करके पहले फूलपुर गया हूं, फूलपुर से कानपुर आया हूं और कानपुर से अब मैं आपके बीच खैर में आया हूं। मैं तो आज केवल आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, अलीगढ़ भूला नहीं होगा, अलीगढ़ को भूलना भी नहीं चाहिए। 1906 यही अलीगढ़ है जब यहां पर भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। अलीगढ़ ने उनकी चलने नहीं दी, लेकिन देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के उनके मंसूबे सफल हो गए। याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना कराची में नहीं हुई, इस्लामाबाद में नहीं हुई, ढाका में नहीं हुई, उसकी स्थापना इसी अलीगढ़ में हुई थी। वे खतरनाक मंसूबे अभी भी समाप्त नहीं हुए और इसीलिए मैं आया हूं। उस समय जो काम समाज को बांटने का, उस समय जो विभाजन की खाई समाज को बांटने का मुस्लिम लीग कर रही थी, वही कार्य तो आज समाजवादी पार्टी आपके बीच में कर रही है, वही काम कर रही है। देश का दुर्भाग्यपूर्ण 1947 में विभाजन हुआ, लाखों निर्दोष नागरिक काटे गए, लेकिन सत्ता में ऐश करने वाले अपनी राष्ट्रीय ठाट बाढ़ के साथ सत्ता को अपनी पपौती बना करके आज भी जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं।
बहन और भाइयों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। जब एक और आराम से सब गुजारू नौजवान है भाई, अलीगढ़ के गुजारू नौजवान है। सबसे यही कहने के लिए आया हूं, जो काम मुस्लिम लीग ने किया था वही काम आज समाजवादी पार्टी कर रही है। इसलिए इनके मंसूबों को हमें सफल नहीं होने देना है, कतई सफल नहीं होने देना है। याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में यहां दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, बेटी और बहन की सुरक्षा खतरे में थी, नौजवान के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीब के हक पर ये लोग उसको छीनने का कार्य करते थे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त होता है। मोदी जी के नेतृत्व में आज जो नया भारत हम देख रहे हैं, यह भारत बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को उपलब्ध कराने का कार्य करता है, बिना भेदभाव के उपलब्ध कराता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ है, नक्सलवाद अंतिम श्वास गिन रहा है। बहनों और भाइयों, मिशन रोजगार के अंतर्गत हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल रही है, तो हमारा आज का नौजवान अपना स्टार्टअप स्थापित करके रोजगार का सृजन भी कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, हाईवे, रेलवे, रैपिड रेल, एयरपोर्ट ये तो बना ही रहा है, साथ साथ हर घर नल की योजना से लेकर के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण से लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी कर रहा है। IIT, IIM, एक्सप्रेसवे, फिल्म सिटी, और ये क्षेत्र तो आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर इस क्षेत्र का दाम, इसकी वैल्यू दिल्ली से ज्यादा होने वाली है। अभी जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू होने दीजिए, फिल्म सिटी को बनने दीजिए, टॉय सिटी बनने दीजिए, सर्वाधिक लाभ तो आप ही को होना है, अलीगढ़ और खैर के लोगों को होना है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, एक और विकास है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में हर गरीब के लिए मकान की सुविधा, हर गरीब के लिए राशन की सुविधा, हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य का कवर, हर गरीब के लिए उज्ज्वला योजना हो या फिर विद्युत के कनेक्शन की व्यवस्था, ये भी सब तो सरकार दे रही है। नौजवान के लिए रोजगार भी दे रही है, तो विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का सम्मान भी है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी की सरकारें, ये विकास भी नहीं कर पा सकती थी, ये गरीबों का भी कल्याण नहीं की, उसमें भी भेदभाव करती थी,
युवाओं को नौकरी देने में भी डकैती डालती थी, गरीब के हक पर भी स्वयं डकैती इनके लोग डालते थे। और बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही अपील करने के लिए आया हूं। ये न गरीबों का कल्याण कर सकते हैं, न विकास का कार्य ला सकते हैं, और न ही विरासत का सम्मान ही कर सकते हैं। याद करिए, अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। ये तब हो पाया है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी। जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार थी, तब अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और बहनों और भाइयों, 1947 में 10 लाख से अधिक हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब बटना नहीं है, बटेंगे तो बटना नहीं है। अब तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी, विकास और सुरक्षा हमारी गारंटी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की हमारी गारंटी। लेकिन समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए विकसित भारत की परिकल्पना के लिए जो कार्य हो रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण, या फिर पाकिस्तान की रूह कंपाने के लिए आपके अलीगढ़ में एक डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण, ये सभी को आज आपके आ रहा है। ये सभी को आज आपके आ रहा है। यहां का नौजवान जब अब सीमाओं पर जाएगा, वह भी कहेगा कि ये तोप तो मेरे अलीगढ़ में बनी है। और अलीगढ़ की तोप जब सीमाओं पर थमा पर एक साथ दुश्मन की तरफ अपनी नाल करते हुए गरजेगी, तो पाकिस्तान की रूहें कांप जाएंगी। और वही आह्वान करने के लिए मैं आया हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में इस उपचुनाव में से सुरेंद्र दिलेर को आपके सामने दिया है। बहनों और भाइयों, श्री सुरेंद्र दिलेर, इनके दादा स्वर्गीय श्री किशनलाल दिलेर यहां से कई बार सांसद थे। कितनी सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी, सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी। ईमानदारी के साथ जनता के प्रत्येक के सुख दुख में सहभागी होने का कार्य करते थे। सबके सामने सबको सम्मान देते थे। और इनके स्वर्गीय पिता श्री राजवीर सिंह दिलेर, मेरे साथ तो दोनों लोग सांसद थे। या मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों के समय में सांसद रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां भी सांसद, विधायक भी थे और सांसद भी थे। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक और अपने संस्कारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों और मुद्दों के साथ जुड़े हुए सुरेंद्र दिलेर हैं। और दूसरी तरफ पूर्व विधायक स्वर्गीय मलखान सिंह के हत्यारों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। याद रखना, अपराधियों को
कभी मत आगे बढ़ने देना, कभी मत आगे बढ़ने देना। ये अपराधी और माफिया समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जब भी सत्ता की डोर इनके हाथ में होगी, गरीब भी परेशान होगा, बेटी की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी, व्यापारी तबाह होगा और विकास बाधित होगा। इन अपराधियों की जगह या तो जेल होनी चाहिए या फिर अपराधियों की जगह जहन्नुम होनी चाहिए, दूसरी जगह उनकी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं से सुरेंद्र दिलेर को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। ये पीछे के लोग पीछे क्यों पीछे के हाथ खड़े नहीं हुए हैं? पीछे सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी लोग श्री सुरेंद्र दिलेर को अपना दोनों हाथ मिलाकर के आशीर्वाद दीजिए। सभी लोग देंगे, सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग सहमत हैं, सुरेंद्र दिलेर को अपना आशीर्वाद देंगे। तो 20 नवंबर को पहला काम होना चाहिए मतदान, और फिर तो इन्हें विजयी बना के भेजेंगे। मैं आश्वस्त होकर के जाऊं, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बता दूं, सब आश्वस्त है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। इस जनता ने आपको आश्वस्त कर दिया है कि सुरेंद्र दिलेर को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। ये अलीगढ़ विधानसभा फेर की मुद्दा। दिल्ली में आज सनातन धर्म संसद हो रही है। सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर यह धर्म संसद बुलाई गई है। इसमें देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी ऋतंभरा, जगत गुरु शंकराचार्य समेत देश के नामी गिरामी साधु संत धर्म संसद में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में पशुओं की चर्बी भी प्राप्त हुई है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सनातनी पशुओं की चर्बी खाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार है? आप बताइए, तैयार है? ये दोबारा घटना न घट सके, इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो, और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आया हो, डॉक्टर वहां पर ना हो, और हम कह दें कि इन धर्माचार्यों में से एक को ले जाओ और इससे कहो, इनसे कहो कि ये जाके उसका ऑपरेशन कर दें। इज इट पॉसिबल? संभव है? जवाब दीजिए, संभव है? तो जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है, जिसे का खा गा भी नहीं पता? इतनी जोर से बोलना कि तुम्हारी आवाज हिंदुस्तान की राजधानी तक नहीं, पाकिस्तान की राजधानी तक चली जाए। बहुत सहेलियां, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक। रामविलास वेदांती ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति सनातन बोर्ड को दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना की जाए। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने बनाया वक्फ बोर्ड, इसलिए आज वो खत्म हो गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, बस संविधान में नहीं लिखा है, आने वाले समय में संविधान में भी लिखा जाएगा। और देश में सेना के बाद
रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो मेरा निवेदन है, हमारे देश में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू रहते हैं, सनातनी लोग रहते हैं। तो यदि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बन सकता है तो सनातन बोर्ड भी बन सकता है। इसलिए सनातन बोर्ड के माध्यम से हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को छीन करके सनातन बोर्ड के नाम पर की जाए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में परिवर्तन की बात चल रही है। तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद हैं कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। विश्व के किसी देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है। विश्व में इतने मुस्लिम देश है, लेकिन किसी मुस्लिम देश में मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं है। केवल भारत में ही मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों? ये मुस्लिम तुष्टीकरण नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, इसलिए कांग्रेस समाप्त हो गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत में सनातन बोर्ड की स्थापना हो, ये हम सब लोगों की इच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं पर आक्रमण हुए, कनाडा में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत में भी सही समय है हिंदू राष्ट्र बनाने का? कांग्रेस बोलती नहीं इस पर। कांग्रेस जानबूझ करके यूनुस का समर्थन किया कि वहां के मुसलमान मंदिरों को तोड़ो, हिंदुओं को भगाओ। ये कांग्रेस की प्रारंभ की जो राजनीति थी, उसी राजनीति को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चल रहे हैं। उन लोगों की इच्छा है कि विश्व से हिंदुत्व समाप्त हो और भारत के हिंदुओं को ठगने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये बोर्ड बने, सनातन बोर्ड बने, जिसके माध्यम से हम सब लोग यहाँ पर रह सके। क्या भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने का सही समय आ गया है? हिंदू राष्ट्र है, केवल संविधान में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में संविधान में भी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर प्रचार किया। सीसामऊ में सीएम योगी ने भव्य रोड शो किया, जबरदस्त उत्साह देखा गया और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के साथ में सीएम योगी ने सीसामऊ से रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ ने सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन और पुष्प वर्षा की। सीसामऊ में बीजेपी और एसपी के बीच में सीधी टक्कर दिख रही है और सपा ने इस सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। आज आपने जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं और आपसे एक ही बात की अपील करता हूं कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को हमें ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि बटेंगे तो एक रहेंगे और उस दिन दो बातें मत भूल जाना। मंदिर कमल का फूल, फूलपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, वो सबका साथ और सिर्फ सैफई परिवार का विकास चाहते हैं। इनको किसानों से कौन मतलब रह गया? इनको व्यापारियों से मतलब नहीं, इनको विकास से मतलब नहीं। इनका तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ और सैफई परिवार का विकास।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश बहुत बौखला गए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का जहाज डूब रहा है। अखिलेश यादव कोशिश बीजेपी की सदस्यता लेने की कर रहे हैं। मैंने उन्हें जेपी नड्डा जी से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है और न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बौखला गए। वो समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने डिप्टी सीएम के मुस्लिम सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव के बीच में बीजेपी मुस्लिम सम्मेलन का ढोंग कर रही है। देखिए, वो जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं, पहले तो वो अपने गिरबान में झांके। भाजपा ने कौन सा तेजपात के पत्ते की तरह नहीं फेंका, पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कहाँ है जफर इस्लाम साहब, कहाँ है मुख्तार अब्बास नकवी, कहाँ है शाहनवाज हुसैन साहब? इन्होंने तो खुद फेंक दिया उन्हें निकाल के। दूसरे ये जो आज मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं, तेजी बन रहे हैं, आज जो अल्पसंख्यक सम्मेलन कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इससे पहले कभी इन्होंने सम्मेलन किए? कौन सा मुसलमानों को पार्लियामेंट में टिकट दिया, मुसलमानों को विधानसभा में टिकट दिया? मुसलमान पर भरोसा ही कभी नहीं, इन्हें मुसलमान पर कभी भरोसा ना रहा है ना रहेगा। आज जो ढोंग चल रहा है इस क्षेत्र में, वो दबाव का ढोंग है। प्रधान टोपी लगाए फिर रहे दाढ़ी वाले बेचारे। यूपी में उपचुनावों के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी बयानबाजी चरम पर है। चुनाव प्रचार के दौरान जहां अखिलेश ने हमला बोला, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। क्या कहा, सुनिए। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। यूपी में 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी और विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कटहरी और मंझवा सीट के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी और कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चली थीं, लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 10 साल में हमने बदलते भारत को देखा है। इनको अब आगे बढ़ने का अवसर कतई नहीं देना है, नहीं तो ये लोग फिर, इनकी विरासत क्या थी, इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्यों और सिद्धांतों से भटक चुकी है। अखिलेश यादव ने भी अलीगढ़ में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को सिर्फ मुद्दों से भागना आता है। महंगाई, रोजगार, किसानों पर बात नहीं करती, लेकिन जनता लोकसभा की तरह विधानसभा के उपचुनाव में इनको जवाब जरूर देगी। सीएम योगी पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की परिभाषा नहीं जानते। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो पीडीए की नई नई परिभाषा दे रहे हैं। पीडीए की तो परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन डीएपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। पीडीए की तो नई नई परिभाषा है उनके पास, लेकिन डीएपी की परिभाषा नहीं जानते हैं। गुरु पर्व के मौके पर सीएम योगी ने इशारों ही इशारों में नेहरू सरकार पर हमला बोला है।
योगी ने कहा कि 1947 में तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता। पाकिस्तान में आज सिखों को कीर्तन करने में परेशानी होती है। अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती या हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। वहीं सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि आजादी की लड़ाई के वक्त बीजेपी कहां थी, उस वक्त वो बीजेपी के पूर्वज अंग्रेजों के हिमायती क्यों बने हुए थे। कभी सरदार पटेल जी प्रधानमंत्री होते, फला होता तो ये होता, बीजेपी उस वक्त होती तो कश्मीर भारत का हिस्सा होता, पाकिस्तान बंटवारा ना होता, भारत अखंड के रूप में होता। तो साहब आप क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे? अपने पूर्वजों से पूछिए ना, किसने रोक रखा था कि आज़ादी की लड़ाई न लड़ी जाए? तब तो आप अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, उनको लव लेटर लिख रहे थे, सजा माफी की बात कर रहे थे। तो आज इस तरह की बात अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कह रहे हैं। 20 नवंबर को होने वाली उपचुनाव की वोटिंग में अब कम ही दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी और विपक्ष के बीच तमाम मुद्दों पर सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।